हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है शाम 9 बजे वाली क्लास में। और मैं हूं आपकी शगुन मैम। आशा करते हैं आप में से जितने भी मुझे लाइव सुन पा रहे हैं उन तक मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपर सारी चीज़ें क्लियर हैं और सारी की सारी पीडीएफ्स आपको टाइम टू टाइम मिल रही हैं और आपकी साथ ही साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से चल रही है। मैं जैसा कि आप सभी से कहती हूँ कि तैयारी और सरकारी नौकरी का ख्वाब एक अलग वो तो है ही चीज़, लेकिन साथ में ज़िंदगी की खुशियों के संग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आगे फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, घरों का माहौल थोड़ा अलग हो जाता है, तो उससे पहले जितना हो सके प्रैक्टिस को टाइम दे दीजिए। क्योंकि उस टाइम तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जब सब दिवाली मना रहे हो, जब सब धनतेरस घूमने जा रहे हो तो आप भी जाइए भाई, क्यों नहीं जाएंगे, है ना। तो वेरी गुड इवनिंग डियर। मॉर्निंग कौन लिख रहा है भाई? प्रदीप सिंह जी, मुकुल शर्मा, विपिन, मुस्कान, गौरव, मोहित, एवरीवन वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। तो आशा करती हूँ कि सारे के सारे एक चीज मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि भले ही ये रात के 9 बज रहे हों, लेकिन जब हम किसी फंक्शन को या किसी के मीटिंग को ज्वाइन करने सडन पहुंचे और वो रात का ही टाइम हो रहा हो, तो ऑलवेज यू विल विश गुड इवनिंग। एंड वेन एवर यू विल लीव दैट मीटिंग और वाकई में रात के 10 बज रहे हैं, देन यू कैन से गुड नाइट। तो हो सकता है आप में से बहुतों को ये चीज पता ना हो, मुझे 2-3 दिन से लगा कि शायद ज्यादातर बच्चे आते ही से गुड नाइट, this it will be good evening when you are starting maybe in the night time। 9 ये 9 PM हो रहा है। एनीवेज, तो दोस्तों आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया टॉपिक लेके आएंगे, रेडियो एक्टिविटी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे रेडियो धर्मिता के बारे में कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। एक अच्छा और लंबा चैप्टर है, तो समय ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये मैं पंखा जैसा, ये देखो, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कुछ पंखा जैसा मैम बना हुआ है। एक्चुअली दिस इज द सिंबल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये किसका सिंबल होता है? ये रेडियो धर्मिता का सिंबल होता है, चिन्ह होता है। तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होती है। पहले परिभाषा क्या होती है, यहां तो सबसे पहले हम ईयर सही करेंगे, 1896। क्या हमने पढ़ा है 9th-10th की बुक में? थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं कि 1896 की बात है। क्या इन 1896 साइंटिस्ट एंटनी हेनरी बैकरल, जो कि फ्रांस के एक फिजिसिस्ट थे, मतलब भौतिक विज्ञान शास्त्री थे, तो 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक, जो कि एक भौतिक विज्ञान शास्त्री फिजिसिस्ट थे, एंटनी हेनरी बैकरल के द्वारा अकस्मात खोज की गई किसकी? रेडियो एक्टिविटी की। एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द फिनोमिना कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी बाय द यूरेनियम कॉल्ड पिच ब्लेंडी। अब तुमने ये बात सुन ली, अब तुम मेरी बात सुनो ध्यान से। बात है 1896 की। फ्रांस के भौतिक विज्ञान शास्त्री जिनका नाम था हेनरी बैकरल। क्या नाम था इनका? हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल सर को दूर दूर तक, डेफिनेशन में क्या है? एक्सीडेंटली डिस्कवरी। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ था? इनके हाथ में एक अनजाना पत्थर था, इन्हें नहीं पता था ये पत्थर क्या है, ये क्या चीज है, इन्हें नहीं पता थी। तो हेनरी बैकरल सर ने अपनी प्रयोगशाला में टेबल के ऊपर उस अनजाने पत्थर को रखकर, और ये भूल गए, मतलब छोड़ दिया। तो एक अनजाना पत्थर जो कि इन्हें नहीं पता क्या था, इन्होंने उसको अपनी प्रयोगशाला में कुछ दिन के लिए छोड़ क्या दिया, ये लैब में ही कुछ दिन बाद एंट्री करते हैं। तो जो कि अध्ययन के दौरान बातें मिलती हैं कि हेनरी बैकरल सर ने जब कुछ दिनों के पश्चात, कुछ समय पश्चात वापस प्रयोगशाला में प्रवेश किया, जब ये वापस अपनी लैब में आते हैं, तो ये क्या पाते हैं? ये देखते हैं कि मेज के ऊपर जो पत्थर रखा था, अनजाना पत्थर जो कि नहीं जानते थे ये क्या है, उस अनजाने पत्थर के सामने का फोटोग्राफिक पर्दा काला पड़ गया था। तो जब ये चीज इन्होंने, बिकॉज बुद्धि तो वही साइंटिस्ट वाला हिसाब, तो इन्होंने जब चीज नोटिस करी कि एक्चुअली फोटोग्राफिक प्लेट, हमारी फोटोग्राफिक पर्दा काला पड़ गया, इसके सामने क्या रखा था? टेबल के ऊपर ये एक अनजाना पत्थर रखा हुआ था और कुछ नहीं ऐसा खास। तो इनका उसी पर ध्यान गया और इन्होंने फिर जब शोध किया तो क्या पाया कि वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। हेनरी बैकरल सर, ठीक है, इन्होंने जब शोध किया तो पाया तो कोई वो साधारण पत्थर नहीं था, वो एक्चुअली यूरेनियम का अयस्क था, जिसे पिच ब्लेंडी के नाम से हम जानते। हिंदी में भी दोस्तों इसको हम पिच ब्लेंडी के नाम से ही पढ़ के आए हैं।
तो याद रखेंगे U3O8 जिसका नाम जिसको हम बोलते हैं यूरेनियम ऑक्साइड, ये पहला वो पत्थर था जिसमें से सबसे पहली बार फ्रांस के भौतिक विज्ञान शास्त्री हेनरी बैकरल सर के द्वारा रेडियोधर्मी किरणों को नोटिस किया गया। रेडियोधर्मी रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, जिन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर दिया। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न बन जाता है इन केस दैट हु इज नोन एज द फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो ही इज नोन एज द, इन्हें रेडियोधर्मिता का जनक भी कहा जाता है, इन्हें रेडियोधर्मिता का जनक भी कहा जाता है। और इसी आधार पर कहा जाता है कि यूरेनियम के खोजकर्ता भी कौन है। यूरेनियम की डिस्कवरी पिचब्लेंडी नामक इसी का मतलब यूरेनियम ऑक्साइड में हेनरी बैकरल सर के द्वारा ही की गई है। तो हु डिस्कवर्ड यूरेनियम, तो इन्हीं के द्वारा यूरेनियम की खोज की गई है। आपसे यदि पूछा जाता है कि यूरेनियम की खोज सर्वप्रथम उसके किस अयस्क से की गई, तो यूरेनियम की खोज सर्वप्रथम उसके अयस्क पिचब्लेंडी से की गई, जिसका सूत्र U3O8 होता है। यह बात आप याद रखिएगा, यह यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। यह है यूरेनियम, दिस इज द मेन ओर ऑफ यूरेनियम, मुख्य अयस्क होता है। और इसी के साथ हेनरी बैकरल सर ने जब और शोध किया और डिस्कवरी की, ओके 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 ओके, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात। हाँ, तो याद रखेंगे इन्होंने जब फर्दर डिस्कवरी की और शोध किया तो इन्होंने पाया, मेरी आवाज दिक्कत कर रही है क्या, एक बार बताएंगे आप सभी, एक बार कमेंट करके बस इसी पे बात कर लेते हैं फिर, ताकि चीज क्लियर हो जाए। आवाज ठीक आ रही है? क्लास कंटिन्यू कर लूं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? हाँ, जल्दी से एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ। हाँ, आवाज का इशू मैं पूछ रही हूं। हाँ ठीक है, प्रदीप कह रहे हैं पहले क्लास हिंदी वर्ड कम रिपीट करा करो। दोस्त सबका ध्यान रख के चलेंगे, आपको इंग्लिश में कुछ पूछना हो तो बताना, ठीक? ऑल ओके, ऑल ओके, देन ऑल ओके, प्लीज प्रोसीड विद द क्लास। तो हम क्या बात कर रहे थे? थैंक यू सो मच, प्लीज इधर फोकस करिए कि हेनरी बैकरल सर ने इस प्रकार रेडियोधर्मिता को सबसे पहले यूरेनियम के अयस्क पिचब्लेंडी में नोटिस किया कि वो, हाँ, कि जिसने फोटोग्राफिक पर्दे को काला कर दिया। प्लस थैंक यू सो मच, अब थोड़ा क्लास पे फोकस कर लीजिए। और जब इन्होंने फर्दर उस पर रिसर्च की तो इन्होंने पाया कि सभी रेडियोधर्मी पदार्थ 3 टाइप्स की, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, लिख लेंगे कि 3 प्रकार की रेडियोधर्मी किरणें उत्सर्जित करते हैं। वो रेडिएशंस जिन्होंने यूरेनियम के अयस्क से निकलकर फोटोग्राफिक पर्दे को काला कर दिया था, वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो याद रखेंगे 3 प्रकार की रेडियोधर्मी किरणों के बारे में इन्होंने बताया। क्या कहा? एक्चुअली कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, लिसन केयरफुली, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस 3 प्रकार की होती हैं। रेडिएशंस 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? तो याद रखेंगे, पहली होती हैं जिन्हें हम अल्फा किरणें कहते हैं, हिंदी में भी इनको आप अल्फा ही बोलेंगे, ठीक है। दूसरी होती हैं जिन्हें हम बीटा किरणें कहते हैं, और तीसरी होती हैं जिनका सिंबल ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल, जिन्हें हम गामा के नाम से जानते हैं। ये कौन सी किरणें? हिंदी में भी अल्फा बीटा गामा। रेडियोधर्मी किरणें कितने प्रकार की होती हैं? जिन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस ने फोटोग्राफिक पर्दे को काला कर दिया था वो 3 प्रकार की होती। हर रेडियोधर्मी पदार्थ, चाहे यूरेनियम हो, चाहे थोरियम हो, चाहे पोलोनियम हो, चाहे रेडियम हो, 3 प्रकार की रेडियोधर्मी किरणें उत्सर्जित करते हैं। अल्फा, ये प्रकृति से पॉजिटिव होती हैं, ये बाय नेचर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है, ये धनावेशित किरणें होती हैं। जबकि बीटा ऋणावेशित किरणें मतलब नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं। जबकि गामा प्रकृति से उदासीन होती हैं। कुछ बातें जो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा किरणें हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है। जो अल्फा रेडिएशंस हैं इनकी भेदन क्षमता, यहां पर लिख दूं मैं, इंग्लिश मीडियम आप लिख सकते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। तो याद रखेंगे कि जो भेदन क्षमता है, पेनिट्रेटिंग पावर,
पेनिट्रेटिंग पावर वो सबसे कम होती है, ये करीबन ऐसे लिख लीजिए सबसे कम, और साथ में अपनी नॉलेज के लिए लिख लीजिए कि ये करीबन 0.02 mm मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेद सकती है। एल्यूमिनियम फॉइल पेनिट्रेट कर देती है, ये भेद सकती है। ऐसे कंपैरिजन में समझा जा सकता है। हालांकि इतना पता होना काफी है कि सबसे तीनों में सबसे कम भेदन क्षमता इन्हीं की होती है, जबकि बीटा किरणों की भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर, हाँ, किनसे, अल्फा के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा होती है। तो याद रखेंगे कि इनकी भेदन क्षमता, लिख लेंगे, इनकी भेदन क्षमता अल्फा से 100 गुनी होती है, 100 गुना अधिक होती है, अधिक होती। They are having 100 times more penetrating power than alpha, ठीक है, जबकि बीटा की, सॉरी गामा की इन तीनों में सबसे ज्यादा होती। तो यहां पर याद रखेंगे they are having, ऐसे लिख लेंगे कि मोस्ट पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी। तो याद रखेंगे इनकी भेदन क्षमता मोहित, दे आर हैविंग द अल्फा बीटा गामा में अगर हम कंपैरिजन करें तो विच रेडिएशंस आर हैविंग द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर और स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, देन गामा आर मोस्ट हैविंग मोस्ट स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर। तो इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। कैसे समझा सकते हैं हम इस बात को? तो लिख सकते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। और इस बात के लिए हम ये बात अलग से लिख सकते हैं, क्या, कि नोट करके कि गामा किरणें, गामा रेडिएशंस या गामा किरणें करीब 100 सेंटीमीटर मोटी, जी हां 100 सेंटीमीटर का मतलब आप समझ रहे हैं 1 मीटर, करीबन 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की फॉइल, मतलब एल्यूमिनियम की चादर को भेदने की क्षमता रखती हैं, भेद सकती हैं। दैट्स इट। तो तीनों में से सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा के बारे में कुछ बात। व्हाट इज पेनिट्रेटिंग पावर? हिमांशु साहू का मतलब किसी चीज को चीर देने की क्षमता। हमने आपकी हड्डी टूट गई, सपोज फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने कहा एक्सरे करवा के लाओ। एक्सरे क्या है? एक्स किरणें, जो कि अगर तुम्हारे मांस को प्रॉपर वो नहीं करेंगी, भेद नहीं सकेंगी आपकी बॉडी को, तो पता कैसे चलेगा कि हड्डी कहां पर टूटी है? पेनिट्रेट करना मतलब भेदन क्षमता। हिंदी में भी नहीं समझ में आ रहा, भेदना मतलब किसी चीज को आर पार कर जाओ। क्लियर? ठीक है, हाँ। तो आपको सबसे पहले पॉइंट ये याद रखना है कि गामा की तीनों में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है। एक बार फिर से वर्बल देख लीजिए, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा नेगेटिव चार्ज होते हैं, जबकि गामा न्यूट्रल होते हैं, बट इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। आपको याद रखना है दूसरी बात क्या, कि गामा किरणों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी कंपैरिजन करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा में कि जो गामा किरणें हैं, गामा रेडिएशंस, गामा किरणों को रेडिएशंस की तुलना किससे की जाती है? विद्युत चुंबकीय किरणों से भी की जाती है। विद्युत चुंबकीय किरणें जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से की जाती है, से करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो गामा रेडिएशंस हैं, गामा किरणें, इनका प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में भी किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी में। तो याद रखेंगे गामा रेडिएशन यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, इनका प्रयोग हम कैंसर रोग के इलाज में भी करते हैं। तो कैंसर के उपचार से संबंधित कौन सी किरणें होती हैं? अल्फा बीटा गामा में से कौन? तो उपचार में
करते हैं, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल हेनरी बैकरल सर ने यूरेनियम का अयस्क पिचब्लेंडी, जिसे हम यूरेनियम ऑक्साइड U3O8 के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे पहले रेडियोधर्मी किरणों के बारे में बताया। और साथ ही साथ बताया, अब थोड़ा सा आप लोग सुनिए ध्यान से आगे की बात, कि पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट ऐसे नहीं होते। आवर्त सारणी में वह सभी तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक संख्या 82 से अधिक होती। यहां आते हैं, सुनो ध्यान से। क्या है डेफिनेशन बेसिकली जो हमें समझनी है? क्या? all that elements in our periodic table which have atomic number more than 82 एटॉमिक नंबर किसका होता है? बिना गूगल किए बताना हमें, बिना बुक देखे, बिना गूगल किए अगर बताओगे तो दिल खुश हो जाए। बताओ एटॉमिक नंबर 82 किसका होता है? which have atomic number 82 किसका होता है? लिख दूं? लेड का होता है। which have atomic number 82 shows radioactivity। आवर्त सारणी में वह सभी तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक संख्या 82 से अधिक होती, वे क्या करते हैं? रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन करते हैं। मतलब लेड तक के सारे एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव हैं। लेड के बाद एटॉमिक नंबर 83 बिस्मथ, कौन सा एलिमेंट है? पहला बिस्मथ। वहां से शुरुआत हो जाती है किसकी? हाँ जी बिल्कुल। तो याद रखेंगे, राइट आंसर आया है किसका? विपिन ने पहला आंसर दिया है और उसके बाद आया है सुमित। और टिंकू के नाम से आईडी है, वो शीशा लिख रहे हैं। शीशा इज मिरर एंड दिस इज सीसा। हिंदी मीडियम आप लोग इस सीसा में और इस शीशा में कंफ्यूज हो जाते हो। शीशा दर्पण को कहते हैं और जब हिंदी में सीसा लिखा हो तो सीसा मतलब, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही। तो याद रखेंगे कि आवर्त सारणी में वह सभी तत्व, आवर्त सारणी में वह सभी तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक संख्या 82 से अधिक है, 82 से अधिक है, रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन करते हैं। रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन करते हैं। अब एक बात आती है कि ऐसा क्या हो जाता है कि ये रेडियो एक्टिविटी शो करने लग जाते हैं, और ऐसा करने के बाद एक प्रश्न ये भी उठता है कि पीरियोडिक टेबल में जो 82 के बाद के एलिमेंट हैं, क्या वो जीवन पर्यंत रेडियो एक्टिव रहते हैं? तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं कि ना केवल पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक संख्या 82 तो नहीं है, कम ही है, जैसे ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। मैं आपसे नॉर्मली पूछूं अगर कि क्या ये रेडियो एक्टिव होगा, तो तुम कहोगे नहीं मैम, आपने कहा 82 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ऐसी स्थिति भी आती है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इम्बैलेंस होती है। प्रॉपर्टी पे भी बात करेंगे। लेड रेडियो एक्टिव नहीं होगा। शिक्षा गौतम पूछ रही, तो लेड रेडियो एक्टिव होगा या उसके बाद? लेड तक रेडियो एक्टिविटी नहीं है। एक प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि प्रकृति में सभी रेडियोधर्मी पदार्थों का अंत कहां पर होता है, तो हम उन चीजों पे बात करेंगे। तो उत्तर होता है, इसका आंसर है कि सभी रेडियोधर्मी पदार्थ लेड पर आकर रेडियो एक्टिविटी मतलब नॉन रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। तो फिलहाल जरा इधर मेरी बात समझो कि अच्छा मैम ये वाला रेडियो एक्टिव होगा या नहीं? नहीं होगा। लेकिन क्या ये वाला रेडियो एक्टिव होगा? हाँ होगा। क्या ये वाला रेडियो एक्टिव होगा? हाँ होगा। तो
ये किस सिचुएशन के बेस पर होता है? रेडियो एक्टिविटी का एक रीजन ये भी होता है कि ऐसे परमाणु, बात सुनो ध्यान से, हम इसकी अगर बात करें, ध्यान से सुनिए, तो हम इसको क्या बताएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप कहोगे 8, प्रोटॉन कितने हैं, आप कहोगे 8, और मैं आपसे पूछूं न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप 16 में से 8 घटाओगे और मेरे को बताओगे कि मैम 8 होते हैं। तो जिन तत्वों के परमाणुओं में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो वो न्यूट्रल कहलाते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आए, जैसे एटॉम, इसके हिसाब से बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 8-8 हैं, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे बताएगा कोई? न्यूट्रॉन इसके निकल के आएंगे, मैम 17 में से 8 गए, कितने बचे? 9। और इसी प्रकार से इसमें अब आप देखिए ध्यान से, प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा हो रही है न्यूट्रॉनों की संख्या। और इसी प्रकार से अगर हम इसमें बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, बट न्यूट्रॉन कितने जाएंगे आपके? 18 में से 8 घटाओगे तो ये जाएंगे 10। दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की। सुपर, इधर सुनो, ये रेडियो एक्टिविटी ऐसी क्यों होती है? आपने ठीक है पीरियोडिक टेबल में बताया कि लेड के बाद ये ज्यादातर न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं। तो रेडियो धर्मिता का मुख्य कारण है नाभिक का अस्थायित्व। हिंदी मीडियम ध्यान से सुनिए, द अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं। तो याद रखेंगे कि ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से कम हो जाती है, या तो बराबर हो चलेगा, न्यूट्रॉन कम हो जाएं तो भी चलेगा, लेकिन ये ज्यादा वाला जो रेशियो है ये नाभिक को अस्थायित्व की ओर ले जाता है। तो याद रखेंगे, यहां पर नोट करके हम चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसे एटम, ऐसे परमाणु जिनके न्यूक्लियस में, बाइलिंगुअल लिख देती हूं ताकि दिक्कत ना है, जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या या प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन से कम हो जाए, कम हो, ऐसे न्यूक्लियस क्या कहलाते हैं? ऐसे न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस कहलाते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसका अभी एक और एग्जाम्पल दूंगी फिर समझोगे। अनस्टेबल न्यूक्लियस कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे हाइड्रोजन के दोस्त 3 समस्थानिक होते हैं, मतलब आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में ज्यादा हो चलेगा, लेकिन प्रोटॉन कम नहीं होने चाहिए। आओ बात करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखो। इधर देखो, एक बार और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। प्रोटॉन कितने हैं दोस्त? 1। न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे, कितनी निकालोगे? 1 में से 1 गया, 0। क्या ये रेडियो एक्टिव होगा? नहीं, न्यूट्रॉन कम हो चलेगा। इसमें देखो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। प्रोटॉन भी कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर का हिसाब है, यह भी रेडियो एक्टिव नहीं होगा। लेकिन हम जरा इसकी बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। प्रोटॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 3 में से 1 गया, 2। यहां पर आप समझिए कि प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से कम हो रही, एंड दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल न्यूक्लियस। इसे अनस्टेबल न्यूक्लियस या अस्थायी नाभिक कह सकते हैं हम। तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है? हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है, जिसको ड्यूटीरियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है कृष्णा, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, रीजन बताओ, क्या चीज नहीं समझ में आ रही है, फिर आगे बढ़ें। ठीक है,
आपका कमेंट पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी जिज्ञासा होगी कि मैं आपको भी समझा सकूं, आपको भी संतुष्ट कर सकूं, और बाकी तो फिर कोई कारण ही नहीं होता है। ठीक है, हाँ। तो यहां पर ध्यान से सुनो कि ऐसे नाभिक, शायद मैंने इधर लिख दिया है रीजन, क्या ऐसे एटम जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का बैलेंस भी गड़बड़ हो, वहां भी रेडियो एक्टिविटी प्लेस ले लेती है। सारी पीडीएफ देंगे, जो तुम कह रहे हो ना इंग्लिश में भी लिख दो, हिंदी में भी लिख दो, पूरी पीडीएफ दूंगी, ये टाइप करी कराई। कुछ चीजें लेकिन लिख के समझाने में मजा आता है। तो इधर देखो, इसके ही साथ अगर बात करें तो हेनरी बैकरल सर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया रेडियोधर्मिता की खोज के लिए। और साथ ही साथ, क्योंकि मैडम क्यूरी, जरा पहले इन शख्सियत के चेहरों से हम परिचित कराते हैं आपको, बिकॉज द ग्रेट डिस्कवरी एंड साथ ही साथ बहुत बड़ा अचीवमेंट। इधर आप जो फोटो देख पा रहे हैं, इन तीनों हस्तियों को सामूहिक रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें हाफ पुरस्कार में भी विभाजन होता है, आपको यदि ज्ञात होगा तो 1/4 मैडम क्यूरी के हस्बैंड, जिनका नाम मिस्टर पियरे क्यूरी, और मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी में 2 एलिमेंट्स की खोज की है, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया। रेडियम की खोज के लिए, हम जिस रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एक तत्व है जिसे हम बोलते हैं रेडियम, वो भी रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन करता है। तो मैडम क्यूरी के हस्बैंड, जिनका नाम मिस्टर पियरे क्यूरी, ठीक है, और हेनरी बैकरल सर, इन तीनों हस्तियों को सामूहिक रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैडम क्यूरी की डिस्कवरी में 3 इनकी मुख्य डिस्कवरी हैं जो कि हमें याद रखनी है। हालांकि नोबेल पुरस्कार मैडम को रेडियम की डिस्कवरी के लिए मिला था। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज भी की है, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ की भी खोज की है, और साथ ही साथ मैडम क्यूरी का हम पढ़ते हैं फिजिक्स में क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप, उसकी खोज भी मैडम क्यूरी ने की। और यदि आपको ज्ञात नहीं है तो मैं बताना चाहूंगी कि मैडम क्यूरी की मौत का कारण भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को माना। आपको यदि नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगी, दिस इज यूरेनियम। आपको पता होना चाहिए कि रेडियोधर्मी पदार्थ यूरेनियम ही नहीं, रेडियम भी अंधेरी प्रयोगशाला में चमकते हैं, और जिन किरणों की अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, ये रेडिएशंस हमारी बॉडी को धीमे धीमे खराब करती चली जाती हैं, मतलब विभिन्न बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, वहां पर इस प्रकार का सिंबल, आप अगर कभी ड्राइव करते करते कभी ऐसे स्थान पर पहुंच जाओ जहां सड़क के किनारे इस प्रकार का कोई सिंबल लगा हो, सरकारी अस्पतालों में एक्सरे लैब के बाहर इस प्रकार का सिंबल लगा होता है, उसका कारण मेरे से बाद में पूछना। गो विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सरेज, एक्स किरणें कहां से निकलती हैं? तो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, परिभाषा क्या है एक्स किरणों की? एक्स किरणें क्या होती हैं कि जब भारी नाभिक वाले परमाणुओं पर उच्च भेदन क्षमता वाली किरणें, कैथोड किरणें गिराई जाती हैं, तब एक्स किरणें। तो ओवरऑल कहने का मतलब एक्सरे मशीन में भी रेडियो एक्टिविटी है इन्वॉल्व। तो मेरा कहने का मतलब था कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं, इस वजह से जो भी साइंटिस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बीच काम करते हैं, उनको विशेष किट पहनाई जाती है, उनका एक एक अंग, एक एक बॉडी पार्ट प्रॉपर उस किट से, उस ड्रेस से ढका होता है। लेकिन मैडम क्यूरी की मौत का कारण रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को ही माना जाता है फिलहाल, और कहा जाता है इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को लेकर। तो याद रखेंगे, रेडियोधर्मी किरणें 3 प्रकार की अल्फा बीटा गामा होती हैं, और रेडियो एक्टिविटी का मुख्य कारण किसे माना गया है? द मेन रीजन ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब नाभिक का अस्थायित्व, नाभिक का अस्थायित्व। अब हमें एक बात और पता होनी चाहिए जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि क्या कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैम हर पूरे टाइम रेडियो एक्टिव रहता है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस रिलीज होती हैं, उनसे किसी, इधर देखो अब आप प्लीज बोर्ड पर, जैसे कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने ले लिया यूरेनियम 235,
अगर ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिलीज करता है अल्फा, बीटा और गामा, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या ये कभी जाकर लेड पे खत्म होगा? क्या इसकी ये जो विषैली प्रकृति है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस रिलीज करने की, ये कभी समाप्त होगी? हाँ, होगी। क्यों? तो इसको हमें एक्सप्लेन किया गया वैज्ञानिक जिनका नाम सोडी तथा फैजान। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। वैज्ञानिक थे जिनका नाम सोडी, ये दो वैज्ञानिक हैं अलग अलग। सोडी फैजान का समूह विस्थापन का नियम हमको पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर या इंटर में। समूह विस्थापन का नियम, इतने बड़े नाम से घबराना नहीं है, क्या है हम बताते हैं आपको। विस्थापन का नियम क्या था? व्हाट इज एक्चुअली द सोडी फैजान्स ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ? सोडी फैजान्स ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसमें क्या इन्होंने एक्चुअली समझाया? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। इन वैज्ञानिकों ने हमें अपने नियम में समझाया कि जब भी कोई रेडियोधर्मी पदार्थ, मान लेते हैं कोई रेडियोधर्मी पदार्थ X है जिसकी परमाणु क्रमांक संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक मास A है, तो अगर ये एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता है, उत्सर्जन करता है, तो जो नया एलिमेंट होगा उसकी एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट डिक्रीमेंट हो जाएगा। ध्यान से सुनो क्योंकि इससे न्यूमेरिकल करवाऊंगी तुम्हें मैं, इसीलिए बार बार बोल रही हूं, ध्यान से सुनो। और जबकि द्रव्यमान संख्या में 4 यूनिट की कमी आ जाएगी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम नीचे होता 92, तो यहां 90 रह जाएगा। कि खाली किस पर? एक अल्फा पार्टिकल अगर उत्सर्जित हुआ तो। जबकि द्रव्यमान संख्या हम बोल रहे हैं ना 235 ऊपर 235, तो अगर यूरेनियम 235 यहां पर होता तो यहां 231 रह जाएगी। शाबाश, ठीक है। तो यहां पर देखो, और साथ ही साथ इन्होंने कहा इसी प्रकार यदि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसकी परमाणु क्रमांक संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, एटॉमिक नंबर को Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को A से, अगर ये एक बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है तो बनने वाला जो नया एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर 92 होगा तो 93 हो जाएगा, जबकि मास नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिख दें अप्रभावित। और जबकि तीसरी सिचुएशन कि कोई तत्व जिसकी परमाणु क्रमांक संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, हाँ, तो और अगर ये गामा किरणों का उत्सर्जन करता है तो कोई भी नया तत्व नहीं बनेगा, क्योंकि ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना ही मास नंबर। ध्यान से सुनिएगा मेरी पूरी बात। यह है सोडी फैजान का समूह विस्थापन का नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इसी बेस पर अगर हम एक आपको सिचुएशन दे दें, न्यूमेरिकल दे देते हैं, चलो, कि एक तत्व है जिसकी परमाणु क्रमांक संख्या 92 तथा द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर 235 है, यूरेनियम की बात कर लेते हैं। बताइए यदि ये एक अल्फा और एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो जो न्यू एलिमेंट होगा, नया तत्व होगा, मान लो ये होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर भी बताइए, मास नंबर बताइए, बताइए फटाफट बताइए। अगर बता पाए तो, ना बता पाए तो आप बोर्ड पे देखिए, कोई नहीं, आपका पहला न्यूमेरिकल है ये। इधर आओ, यूरेनियम 235, एटॉमिक नंबर 92, एक अल्फा पार्टिकल का अगर एमिशन करेगा, ध्यान से देखो बोर्ड की ओर, तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी लेके आओगे, 90 रह जाएगा, जबकि मास नंबर में 4 यूनिट की कमी आएगी। जबकि जब हम एक बीटा पार्टिकल एमिट करा देंगे यहीं पर से, तो जो नया एलिमेंट बनेगा, सपोज क्या बन गया, Y बन गया, मान लेते हैं Y बन गया, तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा और मास नंबर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नए तत्व की परमाणु क्रमांक संख्या 91 जबकि द्रव्यमान संख्या 231 होगी। बात समझ में आई? वेरी गुड, क्या बात है अखिल कुमार। देयर आर सो मेनी गाइज हु आर, किसी ने आंसर दिया है 90 231,
90 वाले तुम्हें घर से उठवा लेंगे हम। विपिन मौर्य। इधर देखो, सुमित मौर्य। 90 कहां से आएगा सुमित? सुमित बीटा एमिट करो। सुमित गो विद द प्रीवियस कंसेप्ट। बीटा एमिशन पे क्या होगा? एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे आप, जबकि मास नंबर नहीं छुओगे। आई बात समझ में? लो, तुम्हें क्या लग रहा है हम तुम्हें न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं? नहीं, हम तुम्हें यह समझा रहे हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि ये था, क्या नाम था इसका जरा देखो, यूरेनियम। अब तुम जल्दी से बताओ एटॉमिक नंबर 90 किसका होता है? प्लीज कोई बताएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 82 के इक्वल, उसी को तो बता रहे हैं हिमांशु, थोड़ा रुको, सब्र करो। एटॉमिक नंबर 90 थोरियम। तो प्रकृति में मैम क्या ऐसा होता है कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट कर रहा है, अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करके दूसरा तत्व बन जाएगा? हाँ। तो नेचर में ये रेडियो एक्टिविटी का साइकिल चलता रहता है। हाँ, एमएस के नाम से आईडी PYQ करा दें, तुम्हें पढ़ाएं बाद में। इधर देखो, पहले करा देंगे, पक्का पक्का गॉड स्वे करा देंगे, खुश। तो मेरी बात सुनो, यहीं से हमें जवाब मिल जाता है कि क्या मैम प्रकृति में जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो रेडियो एक्टिविटी खत्म करते हैं? तो खत्म करते तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। एटॉमिक नंबर 90, एक सिचुएशन आ गई, बीटा 91 हो गया, ये 2 अल्फा अभी और एमिट कर दे, तो 91 - 4 कर दो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर। तो एक समय ऐसा भी आता होगा मैम कि ये 92 धीरे धीरे घट करके 82 बन जाता हो? हाँ, बनता है, और वहीं पर रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो प्रकृति में सभी रेडियोधर्मी पदार्थ हमेशा के लिए रेडियो एक्टिव नहीं रहते, और रेडियोधर्मिता का अंत कहां पर होता है? थोरियम पे जाकर होता है। अब तुम हमें यहीं से एक न्यूमेरिकल का जवाब दे दो। आ जाओ भाई, बताओ भाई, इसमें से हम कितने अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित कर दें कि ये रेडियोधर्मी पदार्थ से मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाए? कौन बताएगा भाई? अरे इतनी तो मैथ्स स्ट्रांग है ही आप सभी की, फटाफट बता दो। मैम आपने बताया कि 92 एटॉमिक नंबर है और रेडियो एक्टिविटी खत्म होगी 82 पर, मतलब नीचे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 का। कितने अल्फा पार्टिकल उड़ाओगे? बताओ, जल्दी बताओ। हसन, आ गई बात समझ में? लो भाई, कहानी बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है कि मैम 5 अल्फा पार्टिकल मींस 5 दूनी 10 डायरेक्ट। शाबाश। सो वेरी क्लियरली वी कैन से दिस, हम बहुत आसानी से बात कह सकते हैं कि जब हम यूरेनियम 235 एटॉमिक नंबर 92 है जिसका, इसमें से अगर हम 5 अल्फा, हिंदी मीडियम, 5 अल्फा कण का उत्सर्जन कर दें, 5 अल्फा पार्टिकल्स का, तो एक अल्फा पार्टिकल पे जब हम एटॉमिक नंबर 2 यूनिट घटाते हैं, तो जो नया एलिमेंट होगा 5 अल्फा पार्टिकल घटाने पर डायरेक्ट 10 का डिफरेंस आएगा। और ऊपर हम क्या करते हैं जल्दी से बताओ? एक अल्फा पार्टिकल जब उड़ाते हैं तो ऊपर 4 की कमी लेके आते हैं, और जब 5 उड़ाएंगे तो 4 पंजे 20 की कमी। तो 235 में से कितना घटा दें जल्दी से बताओ? 20 घटाया, कितना आया? रेडियो एक्टिविटी समाप्त। आई बात समझ में? थैंक यू सुमित। दिस इज द प्रॉपर साइकिल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एंड नाउ अब तुमसे पूछ लें तथा साथ में बताइए कि प्राप्त तत्व कौन सा होगा। तो तुम्हें ज्यादा इतना डीप में नहीं, 2-4 का याद रखना। यूरेनियम का याद रख लेना, एटॉमिक नंबर 92, थोरियम का याद रखना 90, और लेड का याद रखना, बिकॉज यहां पर कहानी खत्म होती है, तो याद रखेंगे 82 एटॉम। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा हमारा? लेड।
इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि लेड मे बी इट्स नॉट रेडियो एक्टिव, बट तुम्हें पता है लेड का प्रकृति में अंत नहीं होता। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जो नेचर है वो डिकम्पोज नहीं कर पाती। इसीलिए कहा जाता है कि जो सिंदूर होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, सिंदूर जानते हैं आप किसको कहते हैं? पीबीएस को कहते हैं, लेड सल्फाइड। हरिद्वार जैसे जो पवित्र घाट हैं या जितनी भी नदियां हैं, वहां पर साफ साफ लिखा होता है दो तीन बातें। एक तो साबुन लगा के नहाना वर्जित है, दूसरी बात कपड़ा धोना वर्जित है घाट पे, और तीसरी बात कि घाट पर सिंदूर बहाना, प्लीज ऐसी चीजें कभी भी किसमें नहीं बहानी चाहिए। सिंदूर है और कांच वगैरह तो ये सबको ही पता है नहीं बहाना चाहिए, लेकिन सिंदूर, दिस इज टॉक्सिक बाय नेचर। लेड प्रकृति से विषैला होता है और इसी का एक सल्फाइड होता है कंपाउंड, जो कि मार्केट में लाल लाल सिंदूर के नाम से बिकता है। हाँ हाँ, तो याद रखेंगे कि ये चीजें, और घाट पर साबुन लगा के नहाना क्यों वर्जित है? क्योंकि साबुन में कई बार चर्बी पाई गई है। खैर, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से होने वाला जो नियम है, समूह विस्थापन का नियम, सोडी फजान का डिस्प्लेसमेंट लॉ। ऑल दोज एलिमेंट्स इन आवर पीरियोडिक टेबल विच हैव द एटॉमिक नंबर मोर देन 82, their nucleus called unstable nucleus and they started to split into light nucleus to get stability। हिंदी में पढ़ते हैं, आवर्त सारणी में उपस्थित वह सभी तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक संख्या 82 से अधिक होती है, ठीक है, इनके नाभिक अस्थायी होते हैं। यहां पर नॉन उसकी बात की जा रही है, आइसोटोप्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, तथा हल्के नाभिकों में विखंडित होना प्रारंभ कर देते हैं। अब इस परिभाषा को और अच्छे से समझते हैं। हल्के नाभिकों में विखंडित होने लग जाते हैं, बात सुनिए। जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हम अभी बात कर रहे थे, अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस दो प्रकार की होती हैं जिनके बेस पर ये स्टेबल होना चाहती हैं। जिनके बेस पर कौन स्टेबल होना चाहता है? न्यूक्लियस। तो ध्यान से सुनो, नाभिकीय अभिक्रियाएं हमें पढ़ाई गई हैं 9th-10th में, 9th-10th में नहीं 11th में पढ़ी हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती, कौन कौन सी? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, या जिसको हम न्यूक्लियर फिशन के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनो, सब समझाएंगे, सब आराम से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मेरा फेवरेट चैप्टर, न्यूक्लियर फिशन। और दूसरी रिएक्शंस जिनको हम नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के नाम से हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हैं, इसको हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नाम से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हम लोगों को पढ़ाया गया है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं पर आधारित होता है एक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं परमाणु बम। बिल्कुल सही बात है। जबकि नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है डिवाइस जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। बिल्कुल सही बात है। तो जरा समझते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, वन बाय वन। टॉपिक नंबर 1, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में क्या होता है? देखो, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दोस्त कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो नेचुरली अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस रिलीज करता है और वो धीरे 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 प्रकृति में कहां की ओर बढ़ता जा रहा है? स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये प्रोसेस अगर, और ये बात भी सच है कि जब ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशन रिलीज करते हैं नेचुरली नेचर में, तो एनर्जी भी रिलीज होती है, रेडिएशंस रिलीज होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस जिसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ये अगर हम इंसानी रूप से अगर बात करें, हम डिवाइस में कराना चाहें, जैसे बम में कराना चाहें, तो क्या होता है? तो हमें फिर यूरेनियम 235 के ऊपर, ध्यान से सुना, मंद गति के न्यूट्रॉन की बमबारी करानी होती। जैसे ही मॉडरेटेड, जिसकी स्पीड स्लो डाउन करी जाए, तो मॉडरेटेड न्यूट्रॉन की
बमबारी कराते ही ये टूट जाते हैं किसमें? बेरियम 56, जिसके एटॉमिक नंबर हल्के नाभिकों में टूट रहे हैं। तो हल्के मतलब 92 से कम, जिसकी परमाणु क्रमांक संख्या इससे कम है। 92 है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियो एक्टिव है, 82 से ज्यादा है। तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाते हैं। साथ ही साथ हर स्टेप पर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये हम फिशन रिएक्शन बात कर रहे हैं परमाणु बम में, ध्यान से सुनिएगा, आपको जहां पे लगे हाँ 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 वहां पे पूछिएगा, लेकिन पहले समझ लो ध्यान से। वो फिशन रिएक्शन यूरेनियम 235 जैसे सबसे अच्छे न्यूक्लियर फ्यूल पे, इसको एनरिच्ड फ्यूल बोला जाता है, इसके ऊपर जब मंद गति के मतलब मॉडरेटेड स्पीड के न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो डिवाइस में ये टूटता है हल्के नाभिक, जैसे कि बेरियम और क्रिप्टॉन में 56 36 हल्के हैं, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती, ये कहानी आगे कहां बढ़ जाती है? जैसे तुमने डिवाइस में सपोज 1 किलो यूरेनियम लिया, तब 1 किलो यूरेनियम में कोई एक ही परमाणु तो होगा नहीं, तो एक परमाणु के बाद ये कहानी बढ़ती है, ये 3 न्यूट्रॉन फिर फर्दर आगे 3 किसके ऊपर? यूरेनियम न्यूक्लियाई के ऊपर फिर से क्या करते हैं? बमबारी। और फिर से ये सेम अभिक्रिया 3 बार होती है। बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन में फिर से टूटेंगे ये तीनों, और फिर से हर स्टेप पर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ध्यान से सुनो, फिर से सुनते हैं ध्यान से। एक न्यूट्रॉन, मॉडरेटेड न्यूट्रॉन की बमबारी कराई। क्या वॉइस की दिक्कत आ रही है? हेलो, आवाज आवाज आई? आवाज आई? समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, अब आवाज आई, बस इतना बताओ आगे। अभी आवाज आ रही है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? हेलो, प्लीज एक बार बताओ, कंफर्म करो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, जल्दी जल्दी बताओ ताकि हम कहानी आगे बढ़ाएं। आई थी बीच में, अब ठीक है। अच्छा, ओके, एक लिख रहा है आई थी बीच में, अब ठीक है। ठीक है, सही है वॉइस। अब पहले गायब हुई थी, अब ठीक हो गई। चलो अच्छा ठीक है, गायब हो गई थी, ठीक हो गई। अब कहानी सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। इधर आओ, इधर आओ। क्या होता है परमाणु बम में ही नहीं, फिशन रिएक्शन, अभी हम परमाणु बम की बात नहीं कर रहे, हम सारी पूरी फिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही फिशन रिएक्शन बिजली बनाएगी, यही न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाएगी। तो ध्यान से सुनो, अब कमेंट मत करिए। क्या? मंद गति के न्यूट्रॉन की जब यूरेनियम 235 के नाभिक के ऊपर बमबारी होती है तो ये तुरंत बेरियम 56 तथा क्रिप्टॉन 36 जैसे हल्के नाभिकों में विखंडित मतलब टूट जाता है। साथ ही साथ हर चरण में 3 न्यूट्रॉन, हर स्टेप पर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, प्लस एनर्जी निकलती। ये एक स्टेप हुआ, लेकिन हमने आपको बताया कि हम तो 1 किलो यूरेनियम लिए बैठे हैं परमाणु बम में, हम तो 1 किलो यूरेनियम बैठे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो आपने क्योंकि जितना भी मसाला लिया है उसमें कोई एक ही परमाणु तो होगा नहीं, तो आगे ये जो 3 न्यूट्रॉन हैं ये फर्दर 3 यूरेनियम के अन्य परमाणुओं के नाभिक को विखंडित करेंगे, अदर एटम्स के न्यूक्लियाई का फिर से फिशन करेंगे, और फिर से ये स्टेप 3 बार में रिलीज होगा। 3 बार बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन और बेरियम क्रिप्टॉन, और प्लस 3 3 3 हर स्टेप पर 3 और 3 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन हुए? 9, और प्लस जितनी एनर्जी एक स्टेप में रिलीज हुई थी अब वही एनर्जी तिगुनी हो गई। तो अब ये जो मैम 9 न्यूट्रॉन निकले हैं, फिर ये आगे फिर ये 9 न्यूक्लियाई का विखंडन करेंगे। ये जो 9 निकले हुए न्यूट्रॉन हैं ये फिर से 9 यूरेनियम 235 के एटम्स के नाभिक को विखंडित करेंगे, बेरियम क्रिप्टॉन में तोड़ेंगे, और 9 तिया 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और 27 स्टेप में एनर्जी भी, ऊर्जा भी
विखंडित होगी। और जब ये 27 फिर आगे, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे कुछ पॉइंट्स कि इसको हम चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नाभिकीय विखंडन के दौरान एक श्रृंखला अभिक्रिया स्थान ले लेती है। नाभिकीय विखंडन के दौरान एक श्रृंखला अभिक्रिया स्थान ले लेती है, जिसमें हर स्टेप पर आपको सिर्फ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई होते दिख रहे हैं, मुझे एनर्जी मल्टीप्लाई होती दिख रही है। क्योंकि इस रिएक्शन को अगर हम ऐसे समझाना चाहें तो ऐसे समझाई गई है हमें 11th-12th में कि यूरेनियम 235 के ऊपर जब मंद गति मतलब मॉडरेटेड न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, तो ये बेरियम 56 क्रिप्टॉन 36 में टूटता है, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और हर स्टेप पर एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान से देखो। तुम्हें मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूट्रॉन दिख रहा है, बट चेन रिएक्शन इज एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा गुणनफल के रूप में बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या होने लग जाता है? ऊर्जा का गुणनफल स्थान ले लेता है और इस अपार ऊर्जा के भंडार को ही हम बोल देते हैं परमाणु बम। बात आई समझ में? ईमानदारी से बताओ, बताओ बताओ। इस टॉपिक में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहे कि हम नहीं समझ में आया। बताओ। हसन, देव गुर्जर, प्राची, प्रीति, अंजलि, पिकेश, एवरीवन, कितने भी स्टेप होते हैं इसमें? बढ़िया क्वेश्चन। तुमने कितना मसाला लिया है? परमाणु बम 1 किलो में भी बनेगा, 10 किलो में भी बनेगा। और जो लिटिल बॉय बना था, जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया था, 92 किलोग्राम में बना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैम कहानी जो कब तक चलती रहेगी? आपने चेन रिएक्शन समझाई, जब तक आपने जितना मसाला लिया है उसमें जब तक एक एक परमाणु का विखंडन नहीं हो जाएगा तब तक ये खेल चलेगा। तो परमाणु डिवाइस वही वाली बात है कि एक पटाखा थोड़ी बारूद में भी बनता है, ज्यादा बारूद में भी बनता है और ज्यादा में भी बनता है। थैंक यू सो मच हिमांशु। आई बात समझ में? तो ये बात हम यहीं पर क्यों ना लिख दें ताकि हमेशा के लिए नोट्स में तुम्हें याद रहे कि ऊर्जा का ये तांडव कब तक चलता रहेगा। तो याद रखेंगे ऊर्जा का ये गुणनफल, ऊर्जा का ये गुणनफल डिवाइस में ली हुई ईंधन की मात्रा पर आधारित होता है। गुणनफल ईंधन की मात्रा पर निर्भर करता है। और ये सारी कहानी मात्रा पर निर्भर करता है। क्या है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कि तुमने जितना मसाला लिया है अब इसे रोका नहीं जाता। तो ये नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाएं या जिनको हम बोलते हैं दोस्त चेन रिएक्शन, 2 प्रकार की होती हैं। इनको भी हम 2 भागों में, अभी फिशन ही पढ़ा रहे हैं, फ्यूजन हमने छुआ नहीं है। नाभिकीय विखंडन के दौरान होने वाली जो श्रृंखला अभिक्रियाएं हैं, जो अभी हम पढ़ा रहे थे कि जितना मसाला लिया है उतना खेल चलेगा, ये 2 प्रकार की विभाजित हो जाती हैं। कैसे कैसे? एक वो जो कहलाती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जितना मसाला उतना लंबा खेल। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जिनको हम हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं, इनका उदाहरण कौन होता है? परमाणु बम। इनका उदाहरण कौन है? परमाणु बम, एटम बम। जबकि इसी को जब हम कंट्रोल किया इंसान ने, वैज्ञानिक का नाम एनरिको फर्मी, उन्होंने चेन रिएक्शन को कंट्रोल करके बताया कि कैसे हम इसी ऊर्जा का प्रयोग इंसानों को मारने की जगह बिजली बनाने में कर सकते हैं। बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अभिक्रियाएं।
और इसका एग्जाम्पल दो तो कहना न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको हम नाभिकीय रिएक्टर के नाम से जानते हैं, या नाभिकीय रिएक्टर। आप में से एक दो लोग जिनका कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि उन्हें इस बात से आपत्ति है कि आप लिख के पढ़ाती हो, तो दोस्त तुम्हें मैं बताऊं कि हम रहे हैं ऑफलाइन टीचर। खरजी नगर दिल्ली का आपने यदि सुना हो तो वहां हमने वाइट, अब स्मार्ट बोर्ड का तो कोरोना काल के बाद से जमाना आया, खुल के जो बात कर, मतलब उतने उतने वाइड लेवल पे, वरना वाइट बोर्ड और हाथ में मार्कर, तो वो एक कह सकते हो एक आदत, या एक कह सकते हो पढ़ाने में एक चीज आप समझोगे, जब तक अपने टॉपिक को हम खुद एंजॉय नहीं करेंगे, खुद नहीं इन्वॉल्व होंगे प्रॉपर, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हें वो मजा टेस्ट नहीं करा। तो समवेयर दिस इज द रीजन कि हम आपको टाइप पीडीएफ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाते समय हम अपना पेन जरूर चलाते हैं। हाँ जी, अच्छा ऋषि कह रहे हैं आज के लिए बस। तो दोस्त आज हमने पढ़ा क्या, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, परमाणु बम में क्या खेल होता है। कल हम पढ़ेंगे अनकंट्रोल्ड, आज पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे क्या, कंट्रोल चेन रिएक्शन और नाभिकीय रिएक्टर में कैसे बिजली बनती है, एनरिको फर्मी ने ऐसा क्या किया जिससे कि बिजली बनाना आसान होता है। परमाणु बम के बारे में आप इतना लिख सकते हैं आज नोट करके कि परमाणु बम के खोजकर्ता हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ओपेनहीमर। रॉबर्ट ओपेनहीमर, डिस्कवरी 1945, द ईयर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहला बच्चा इन्होंने मैदान में उतारा और उस बच्चे का नाम रखा इन्होंने लिटिल बॉय। कौन सा फ्यूल यूज किया, शायद हम फोटो लेके आए हैं नहीं, ये जो राम कथा सारी पढ़ाई है वो उसमें लिखी हुई है, ये पीडीएफ में आपको डलवा दूं, ठीक है। आई बात समझ में। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के वैज्ञानिक, नाम रॉबर्ट ओपेनहीमर, रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा, इनकी जन्मस्थली तुम्हें पता है कहां थी, जापान जी हाँ, इनका जो मूल जड़ें, इनका पैतृक निवास, इनके बाप दादा कहां पैदा हुए थे, ये अमेरिका के निवासी नहीं थे। कहा जाता है कि रॉबर्ट ओपेनहीमर, जिन्होंने पहला परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के पहले शहर पर गिराया गया 6 अगस्त सन 1945, शहर का नाम हिरोशिमा, मरने वालों की संख्या करीबन 3.5 लाख। दूसरा परमाणु बम गिराया गया जापान के दूसरे शहर जिसका नाम नागासाकी, तारीख 9 अगस्त सन 1945, शहर का नाम नागासाकी, मरने वालों की संख्या करीबन 1.25 लाख। ऐसी दुर्घटनाओं में सिर्फ करीबन आंकड़े ही बताए जाते हैं, और जबकि आज भी जापान से पूछो तो दर्द बयां करता है कि इसने हमारी पीढ़ियां अपंग कर दी, ठीक है, इसने हमारी पीढ़ियां, वहां पर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का प्रभाव इतना ज्यादा रहा कि पीढ़ियां, अपकमिंग बच्चे विकलांग पैदा हुए, जिसका कारण डॉक्टर्स ने बताया कि इन्होंने रेडियोधर्मी किरणों ने पीढ़ियां अपंग कर दी। तो जापान के दो शहर हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम प्रयोग जो किए गए थे, इन बमों का नाम क्या था, एक का नाम था लिटिल बॉय, नाम देखो कितने क्यूट रखे हैं, हिंदी में भी लिटिल बॉय डिवाइस का नाम है, और दूसरे वाले का नाम था फैट मैन। जो लिटिल बॉय यूज किया था ये उतना ही खतरनाक था क्योंकि इसमें यूरेनियम 235 ईंधन का प्रयोग किया गया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि परमाणु बम तो किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ से बनाया जा सकता है, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, लेकिन सबसे ज्यादा भयंकर खेल किसमें होता है, जिसके नाभिक के विखंडन पर सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका नाम है यूरेनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिसको हम एनरिच्ड फ्यूल बोलते हैं, वो कौन सा है, सचिन मीना चलेगी नहीं दौड़ेगी, अब इधर बात, ठीक है।
तो एनरिच्ड फ्यूल, चाहे बिजली बनानी हो, चाहे हमें बम बनाना हो, अगर नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करनी है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है? यूरेनियम 235, जिसे हम एनरिच्ड फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। एनरिच्ड फ्यूल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। हमारा देश हो चाहे अन्य देश हो, जहां इंपोर्ट किया जाता है, हम खरीदते हैं अन्य देशों से। देखने में कैसा दिखता कैसा है ये? तो अभी हमने तुम्हें दर्शन कराए थे, ग्रीन ग्रीन कलर का, अंधेरी मोगैम्बो खुश हुआ। पुरानी मूवी कौन सी, मिस्टर इंडिया, उसमें जो दिखाते हैं ना वो अमरीश पुरी लैब में क्या चमकता है, कुछ हर चीज कल्पना नहीं होती, असलियत में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे ही चमक। तो हाँ, लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 का यूज किया गया और फैट मैन में प्लूटोनियम 239 का यूज किया गया। तो दूसरे वाले में किसका यूज किया गया था? प्लूटोनियम 239 का यूज किया गया था। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना डोज काफी है। थोड़ा बहुत आप भी प्रैक्टिस करिएगा, एमसीक्यू के संग होमवर्क करिएगा। और एक मूवी मैं दे रही हूं होमवर्क में, अगर रात में नींद ना आए, थोड़ा लेट नींद आए तो देखना है? नाम स्लिप हो गया, सॉरी। चलो मूवी का नाम बताते हैं। रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड मूवी थी हॉलीवुड की, जिसमें सत्य घटना को दिखाया गया था। हाँ हाँ हाँ। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? चेरनोबिल। हम आपसे कह रहे हैं, मेरा नाम स्लिप हो गया, चेरनोबिल। तो आप एक घटना चेरनोबिल ट्रेजेडी पर बनी थी। चेरनोबिल एक शहर का नाम है जहां पर सच में रेडियोधर्मी किरणों, एक्चुअली चेरनोबिल सिटी का नाम है जहां पर नाभिकीय रिएक्टर फट गया था। तो रेडियोधर्मी रेडिएशंस का प्रभाव कैसा होता है लोगों के ऊपर, इसके क्या असर दिखता है बॉडी के ऊपर, ये मूवी है। अगर आपको यूट्यूब पे हिंदी में डब्ड मिल जाए तो जरूर देख। ठीक है दोस्त, क्लास कैसी लगी? इंद्र प्रताप, ऋषि, थैंक यू। जितेंद्र गोस्वामी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अशफाक, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही प्यार भरोसा बनाए रखें दोस्त, ठीक है? वन शॉट कर दें, वन शॉट रिवीजन की बात ही नहीं है, दिस इज वीडियो, ऑफलाइन नहीं पढ़ा रही हूँ। पीछे करो और फिर से बकबक करना चालू कर दूंगी मैं। अपना ध्यान रखिएगा, शुभ रात्रि, शुभ खैर, ऐसे ही खुश। थैंक यू सो मच।